अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अलीना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सही है। हाँ? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अलीना दोबारा बोलिएगा, क्या कहा? मुझे कुछ सवाल पूछने थे। आज तो मैंने आके वैसे पूछने थे, लेकिन रोड की वजह से नहीं आई। मैं आ पाई। हम्म। तो ये जो मैं कोई भी फेसबुक एड मैनेजर पे ऐड लगाने जा रही हूँ ना, तो वो कहते हैं कि आपका मिनिमम बजट जो है वो 10,500 होना चाहिए किसी भी ऐड के लिए। बेशक वो रीच का ऐड है या मैं कोई भी ऐड लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये करीबन 1.5 मंथ से यही आ रहा है। पहले की जो आपकी स्टेटमेंट्स होती थी वो क्या थी, जो पहले ऐड लगाती थी? हाँ। वो 500 इसी तरह जा रहे थे वो। अभी फिर मुझे ये है कि मैं अगर ऐड लगाती हूँ तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे से जाके लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से फिर भी जो भी मैं बजट सेट करना चाहूँ मैं कर देती हूँ। इस पे जो है वो मिनिमम बजट ही वो 10,500 कह रहा है। तो जो आप पहले एडवर्टाइजमेंट लगाती थी वो हम यहीं से लगा रहे थे ना, एड मैनेजर में जाके, राइट? हाँ जी। और एड मैनेजर में जब आप पहले जाके लगाती थी उस वक्त भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लग
जाती थी, बेशक 500 की हो 300 की हो, वो हो जाती थी, हाँ जी, राइट? इजीली। मैंने इवन जब आपने ये हम्म। सिखाया भी था तब भी जाके एक लगाई थी, अप्रूव भी हो गई थी, और आई थिंक वो 500 की थी या 300 कुछ इसी तरह की थी, एक ही लगी थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा अभी आजकल में लगाने की कोशिश की है तो वो 10,500 से मिनिमम पे जा ही नहीं रहा। मैंने अपनी ये जितनी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट, ये सब डाल के भी चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन कोई उसमें चेंजेस नहीं आए। अच्छा, आपने डेज जो हैं वो चेक किए थे, कितने दिनों के लिए आप सेलेक्ट कर रही हैं? मैंने 10 डेज भी किया था, मैंने 2 डेज भी किया था, लेकिन वो कहता है कि आप लगाएं तो मिनिमम बजट जो है वो ये हो, उसके बाद डेज पे डिवाइड कर लें। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ 15। बजट जो थी वो आप क्या रख रही थी? 500 to 520 के दरमियान में पर डे। अभी ये ओपन नहीं हो रहा सही से, मैं इसकी बेशक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अगर होती है ये तो। करें जरा स्क्रीन शेयर। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। एक सेकंड, आप करें। ये फिर आ गया 10,500। वापस जाएं जरा, ये न्यू ब्रांडनेस अवेयरनेस कैंपेन में। हाँ, यहाँ जहाँ पे आपने 500 लिखा है उसको ना जरा 10,000 करें। अब जाएं वापस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलीम सलाम। साहब, सर कैसे हैं? 10,500 करना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या चल रहा है आज? ये मैं मलीना का प्रॉब्लम आ रहा था, मैं जरा वो चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये देख रही हैं अब आप? एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप एक और इधर से सेकंड एज में नीचे जाएं, जरा मैं बताता हूँ आपको। नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए। ये फेसबुक ये पे चल रहा है? ऑप्टिमाइजेशन जो, जी जी, उनका कोई प्रॉब्लम था, वो मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी जो है ना, ये भी आपने ज़रूर चेक करनी होती है। इस वक्त आपकी एड रिकॉल लिफ्ट आ रही है, ठीक है। मोस्ट कॉस्ट कंट्रोल मेटा विल एम टू मोस्ट एड रिकॉल लिफ्ट एंड स्पेंड योर एंटायर बजट। ओपन करें इसको। अच्छा, यहाँ से इंप्रेशन आप ले रही हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा जाए, मुझे टारगेट ऑडियंस जरा चेक करवाएं। अभी मैं टारगेट ऑडियंस मैंने सेलेक्ट नहीं की, मैं अभी सेलेक्ट कर देती हूँ, शायद आपने उससे सेव की बेहतर है कोई? होगा। सेव। बस सेव की हुई है तो वही वाली सेलेक्ट कर लेंगे। वो लिखा हुआ आगे, ऑल एरर्स हैव बीन रिजॉल्व। एक्चुअली हमेशा याद रखिएगा लीना, आपने दो तीन चीजें अपने ज़हन में रखनी है। जब आप बजट ऑप्टिमाइजेशन को चेक कर रही है ना, तो वहां पे आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बजट आप सिलेक्ट कर रही है ना, वो जी आपका दो हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये ऊपर जी ऊपर जहाँ पे आपने लिखी हुई है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आपने जो यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट उसको दी है ना, वो ऑलरेडी आप 500 दे रही थी, ठीक है। जी जिसकी वजह से आपको वो आगे जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये है कि जब हम ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट करते हैं ना, तो ब्रांड अवेयरनेस में फिर आपने ये देखना है कि जो मैं कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन जो हमने आगे जाके ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी में जाके चेक किया है, वहाँ पे आपको इम्प्रेशन चाहिए था, ठीक है। आप वहाँ पे इम्प्रेशन सेलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो लिमिट सेलेक्ट कर रही हैं वो 500 की सिलेक्ट कर रही हैं, और जो एड सेट में जाइएगा, यहाँ से जो आप सिलेक्ट कर रही हैं, हाँ जी जाइए, जहाँ, और यहाँ पे डेली बजट जो आप सिलेक्ट कर रही हैं वो 200 है। तो अब आपने ये देखना है कि आप ये कह रही हैं कि मेरा, अगर मुझे इम्प्रेशन चाहिए तो मुझे हर इम्प्रेशन पे मेरे डेली बजट में के अंदर 200 रुपीज़ में डिसाइड कर रही हूँ, तो 200 बजट के अंदर रहते हुए मुझे इम्प्रेशन आप अपनी डेली बेसिस पे दिलवाने हैं, ठीक है। पीछे से आपने अमाउंट सेलेक्ट की हुई है 500, ठीक है। यहाँ पे आप डेली बजट सेलेक्ट कर रही हैं 200, और आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर रही हैं, एंड डेट सेलेक्ट नहीं कर रही हैं अभी, ठीक है। स्टार्ट डेट मार्च 27 से आप स्टार्ट करेंगी, तो उसके बाद उसको रिक्वायर्ड है, उसको ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और अगर आप पीछे से इंप्रेशन सेलेक्ट कर रही हैं, और फिर आपने जब टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली ना, तो फिर उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक्चुअली क्या चाह रही हैं। अगर आपने टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली है, आपको इंप्रेशन भी चाहिए, पीछे से आपने जो डेली लिमिट सेलेक्ट की है वो 5, डेली लिमिट कह रहा हूँ, लिमिट स्पेंड जो सेलेक्ट की है वो 500 है, और यहाँ पे आप 200 आके सेलेक्ट कर रही हैं, तो उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई वो ये आपको प्रॉब्लम शो कर रहा था, ठीक है। तो ये अगर अब जैसे मैंने अभी उस दिन जो मैंने पता नहीं वो कहाँ पे चला गया है, इसमें अब मैंने उस दिन जो है वो 10 डेज का लगाया था, और यहाँ पे बजट मैंने 500 पर डे लगाया था। जब तक मैंने पीछे बजट को 10,500 नहीं किया, उसने इसको भी यहाँ पे वो एरर देता रहा है। अभी न्यू ब्रांड अवेयरनेस में जाए वापस। वो 10,000 500 किस लिए रखे हैं हमने बजट? वैसे ही मतलब एज्यूम कर लिया या क्या कर लिया? लिमिट स्पेंड उन्होंने सेलेक्ट कर ली ना, कैंपेन नहीं डिटेल्स के मतलब इतनी करनी भी है या वैसे ही कर ली है? ये इन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा था ना कि वो 10,500 की लिमिट का कह रहा था कि आप इतनी लिमिट डिसाइड करके हमें शो करें, तब हम आपका बजट जो है वो आगे दिखाएंगे। अच्छा,
अच्छा कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट को अनचेक करें, अनचेक कर दें, अनचेक कर दें। हाँ जी, बस ठीक है, नीचे आए, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करें, नीचे आए, आप यहाँ से सिलेक्ट किया करें, यहाँ से, ठीक। जी, क्योंकि आप लिमिट को सिलेक्ट कर रही हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो रही है कि मैं कोई नई चीज करने जा रहा हूँ। ये करेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऊपर 500 कर ले और मतलब नीचे 100 कर ले तो तब भी तो मतलब एंड डेट देंगी तो वो हो जाएगा, उसको accept नहीं कर नहीं, लेगा। असल में प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल बैंक की तरह इसको कंसीडर करें ना। अगर आपके बैंक में आपने कहीं डिपॉजिट, आपने महीने के कहीं पैसे जमा करवाने हैं और आपकी बैंक के अंदर पड़े ही 500 रुपए हैं और आपने जमा 10,000 करवाने होते हैं महीने के, तो वो तो आपको अलाउ ही नहीं ना करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये मसला। मुझे जरा 10 मिनट्स देंगे, मैं अभी आ रहा हूँ वापस। थैंक यू। ओके। और ये क्या है? ये ठीक है ये
कैसे हैं उमर साहब, आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैंने कहा आपने तो पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक किया हुआ है। ओ ये रावल डैम टू वो जो कन्वेंशन हॉल है उधर तक मतलब इन्होंने ब्लॉक किया हुआ। फैजाबाद भी बंद है। फैजाबाद भी ब्लॉक है, बिल्कुल ऐसे ही। जब फैजाबाद ब्लॉक होता है तो आपको अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना कि आईजेपी रोड और पिंडी को बनाने वाली हाँ, बड़ी रोड और पिंडी पूरा एक्सप्रेस चौक हो जाता है। पूरा चौक होता फैजाबाद है। ब्लॉक हो तो पिंडी पूरा चौक हो जाता है। और यही सूरत हाल है। उसके बाद मेरी क्योंकि वापसी हुई, आप कहाँ से आते हैं? मेरा आईजीपी रोड पे घर है। अच्छा, आईजेपी रोड पे। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप भी फंस गए होंगे भाई, इसीलिए नहीं आए। बिल्कुल। वो मेरा वैसे ही जब से तोड़ा हुआ है तो उधर बुरा ही हाल है। मैं तो गया ही नहीं हूँ उसके बाद, जब से टूटा है वो। थोड़ा पता तो नहीं वही है, कब। लेकिन असल में ना दो प्रॉब्लम है। एक तो पीटीआई के लोग तो आ ही रहे हैं, साथ तो मौलाना साहब के भी लोग जो है ना वो आ रहे हैं सारे। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने रास्ते में देखा तो सारे लगे बड़े हैं। तो ये वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद का ना इस वक्त बहुत ही कोई सूरत हाल बैड चल रही है। हाँ, बड़ी बुरी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पता नहीं कल क्या करेंगे। कल का तो पता नहीं, लेकिन आज तो इन्होंने दो बड़े जलसे करने हैं। इमरान खान ने अपना जलसा करना है, इन्होंने अपना जलसा करना है। ऐसे ही है, ऐसे ही ये सीन है। ऐसे ही। चले इनका इनका टोपी ड्रामा तो चलता ही रहता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये इसी तरह ही चलेगा। तो अमन ने नहीं ज्वाइन किया, शहजाद ने अभी ज्वाइन किया। पता नहीं, अमन ने तीन नहीं ही ज्वाइन लोग किया। हैं हम लोग अभी तक तो। शहजाद आ शहजाद गया। आ गया। सो हम लास्ट टाइम हमने इन चीजों को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एसईओ से पहले हम यहाँ पे थे। हाँ, ये इन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी यूआरएल को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमने यूआरएल बनाना होता है, जो हमने लास्ट में भी डिस्कशन की थी कि एसईओ के लिए ये चीज भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी हम किसी यूआरएल को चेक करते हैं, यूनिवर्सल आर से कुछ था, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। ये डोमेन ईमेल जो आपको मिलता है जब आप अपनी वेबसाइट में डिजाइन करते हैं या बनाते हैं उस वेबसाइट के लिए ना, ये आपको एक यूआरएल, एक पाथ मिलता है। इस यूआरएल को यूआरएल जो है ना वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो HTTPS जब आपको नजर आए उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सब डोमेन आती है, जिसमें हम मेल की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट का नाम हो सकता है या कुछ भी सेक्टर। फिर डोमेन जो कि आप परचेज करते हैं, ठीक है। और .com .bk .us.nd ये सारे जो हैं ये टॉप लेवल डोमेन होती है, TLD कहते हैं।
और आखिर में होता है पाथ, जिसे हमें जिससे अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, क्या चेक करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो जिस भी वेबसाइट के लिए आप अपनी डोमेन को परचेज करें तो मेक श्योर इस चीज़ को आपने श्योर करना होता है कि आपकी जो डोमेन का जो नेम है वो बहुत मैटर करता है। अब हम सपोज कर लेते हैं गूगल पे जाके ही कि लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे गूगल लिखा, अब यहाँ पे हमें google.com लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये नेम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी जी आ रही। हाँ जी, क्लियर आ रही है। शहजाद से आपको नहीं आ रही? आप अपना माइक चेक या अपने हेडफोन चेक कर लें, या मेरे ख्याल से कोई और प्रॉब्लम होगा आपकी साइड से। तो हम अगर यूआरएल को जो जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल आ गया। www हमने ये स्टडी किया कि www जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सब डोमेन है। गूगल इज आवर डोमेन और .com इज आवर TLD टॉप लेवल डोमेन जिसे हम कहते हैं। अब गूगल में जाके जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिखा जब हमने लिंक न्यूज नेटवर्क लिखा तो हमारे पास ये देखें, ये google.com के बाद सर्च के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। अब ये जो सर्च के आगे जो चीज आ रही है इसे हम कहते हैं कि ये हमारा पाथ है, यानी गूगल हमें इस पाथ में लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो देखें आपका यूआरएल जो है वो तब्दील हो गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम आ रहा है और .com जो है हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सब डोमेन है www और ये हमारा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेविंग योर वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट को सेफ बना रहा होता है, आपको फाइन बना रहा होता है, आपको डिफरेंट हैजर्ड से, डिफरेंट चीज़ों से जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक हो सकते हैं उससे आपको सेव कर रहा होता है। इसके अलावा www जो होता है वो सब डोमेन होती है कि आपकी आपकी जो डोमेन है वो किसके साथ आ रही है। लिंक न्यूज नेटवर्क एक्चुअली इज योर नेम, जो कि आपको परचेज करना पड़ता है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या वो मैं आपको बता देता हूँ। और .com इज फॉर यूज फॉर टॉप लेवल डोमेन कि आप ये .com .pk भी हो सकता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी इसके लिखा होगा और लिखा होता होगा लिंक न्यूज नेटवर्क .pk, किसी में लिखा होता होगा .com .pk, तो ये भी आपको परचेज करना पड़ता है। अब ये SEO के लिए क्यों जरूरी है, तो मेक श्योर कि आपका नाम जितना आसान होगा, जितना इजी होगा, उतना दूसरे के लिए अप्रोचेबल होगा, दूसरे को अंडरस्टैंड करने में आसान होगी। तो डोमेन का जो नेम है हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर रहे होते हैं, तो एट दैट मोमेंट हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते और हम कोई भी मुंह उठा के कोई भी नाम रख लेते हैं और हम उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपका पूरा तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो हम लिंक न्यूज़ नेटवर्क जो वेबसाइट का हम अपना नेम रख रहे हैं वो SEO रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन आसान हो, लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, लोग उसको अप्रोच कर सकें, लोग उसको ढूंढ सकें, तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपने हमेशा याद रखना है। शहजाद आप दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले क्योंकि बाकी सबको आवाज सही आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही। सो अब ये देख लें कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब हम न्यू शेयरिंग में आपको बता देता हूँ कि जब आपने नेम वगैरह चेक करने हैं अपने, या अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई चीज़ चेक करना चाह रहे हैं
तो आपके पास ये मैंने कुछ डिफरेंट वेबसाइट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, जिसमें जैसे www.namecheck.com, www.godaddy.com। इसका क्या फायदा है, यहाँ से जाकर आप अपनी डोमेन को और होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि जब अभी हमने लिंक न्यूज नेटवर्क की एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ था, अगर हमने इसके पाथ को अंडरस्टैंड करना है कि इसका पाथ कहाँ है, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूज़ में जाता हूँ तो ये देखिए न्यूज़ के अंदर जाके मुझे उसने ये बता दिया। सो ये मेरी डोमेन है, ये मेरी TLD है, टॉप लेवल डोमेन है, इसके अंदर मेरी कैटेगरी और न्यूज़ ये मेरी पाथ बनना शुरू हो गई है। दैट यहाँ पे जितना भी आगे कुछ आता जाएगा उसे हम पाथ बनाते जाएंगे कि ये पाथ है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कोड है, GoDaddy एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अलीम 55, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि अलीम 55 के नाम से कोई डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। सो लेट्स सपोज देखते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए जब डोमेन को सर्च करेंगे तो ये देखें जी, aleem55.com is available for the first year. Why it's great, use .com extension. Aleem55 is a 15 character or less, includes free privacy protection, 760 rupees per year. अगर आप थोड़ा सा नीचे आगे देखेंगे तो प्रोटेक्ट योर नेम विद दीज डोमेन्स, आप ये डोमेन्स भी परचेज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो कोई भी वेबसाइट जब हम जाके बनाते हैं, हम कोई नाम सोचते हैं, जैसे आजकल बहुत सारा आजकल बात चल रही है मेटावर्स की, तो हम मेटावर्स का देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। देखें डोमेन टेकन metaverse.com, we might be able to help you get it. See how broker services rupees 12,000 रुपीज, यानी कि कोई बंदा है जो 12,000 रुपए की ये आपको ब्रोकर है लेके दे सकता है, लेकिन मेटावर्स का डोमेन परचेज हो चुका है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आप किसी का भी जाके देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि कोई भी डोमेन आपके लिए इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। सो इस तरीके से आप अपनी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ये देखिए .com की जो है वो 760 रुपीज है, .net की जो है वो 2,199 रुपये, .cloud की है 366, .org की है 1,679 रुपीज। तो इस तरीके से परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपने कोई वेब होस्टिंग लेनी है तो आप वेब होस्टिंग भी ले सकते हैं। .com के लिए जाना है तो यहाँ चले जाएं, वेब होस्टिंग के लिए जाना है तो यहाँ चले जाएं। हमने जो काम करना है वो वर्डप्रेस पे करना है, तो हम वर्डप्रेस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद थी क्या स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं क्लास में होता तो मैं आपसे शुरू करवा देता। क्योंकि ऑनलाइन है तो फिर मैं आपसे सिर्फ ये दो बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने अपनी वर्डप्रेस के यूजेज के अंदर इसको इस्तेमाल करना। मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ, अगर किसी ने चाय पीनी हो तो मुझे जरूर बता दे। पिलानी तुसी है नहीं इत्थे असी कहीं पिया में, तो वही कह रहे हैं ना, मैं उसमें तो मार ही सकता हूँ ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने कह दी हमने पी ली सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे आप पहले ये बताएं, अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं डोमेन को और वेब होस्टिंग को, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है डोमेन की और वेब होस्टिंग की? क्या फर्क है वेब डोमेन में और वेब होस्टिंग में और डोमेन में? वेब होस्टिंग हमने पढ़ी है, मतलब अभी मेरा नहीं ख्याल कि हमने पढ़ी है वो। अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये वेब होस्टिंग और डोमेन को हम डिस्कस तो कर रहे हैं। चले, हम वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन भी जरूरत होती है, वेब होस्टिंग भी जरूरत होती है, लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये है क्या चीज़, इसकी कुछ नॉलेज, कुछ अंडरस्टैंडिंग है? अच्छा, वो डोमेन का तो मतलब था नॉलेज, लेकिन वेब होस्टिंग का उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पहले कभी फील्ड ही नहीं रही, कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया इन चीज़ों में, तो मतलब आइडिया नहीं है।
वर्ड जैसे वेब होस्टिंग है उसको, मतलब वर्ड के रेफरेंस से तो समझ में ये आता है जैसे मतलब हमने जो डोमेन बनानी है या जो परचेज करनी है उसको जो होस्ट कर रहा होगा, आई थिंक कि शायद वो वेब होस्टिंग होगी, बाकी इससे ज्यादा नहीं आइडिया कुछ भी। शहजाद, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है? आपको इस फील्ड से तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आपकी आवाज शायद नहीं आ रही, बोलें जरा। सर आएगी आवाज, क्यों नहीं आएगी? ये चीज, ये शहजाद की, आप फाइनली आज हमने 5 साल बाद आवाज सुन ली। सर असल में बस क्या करें, आपको ऐसा शायद। आप गायब किधर हैं वैसे? सर जी लास्ट वीक बीमार था, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल था, उस वजह से नहीं आ पाया है। दिस वीक अभी कैंपस में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, आपको पता है। कैंपस में? अच्छा, आप कैंपस आ चुके हैं? जी जी सर, मैं घर से जल्दी निकल जाता हूँ, घर थोड़ा दूर है, तो मैं 12 बजे मैसेज आया तो मैंने कैंपस में बैठ के मैसेज रीड किया, फिर मैम को कॉल की। अच्छा, फिर फिर मैम ने 2-4 सुनाई है अच्छी अच्छी सी। अच्छा, मुझे बताएं तो अमन किधर है? अमन नहीं आया आवाज। अमन कर जी रहा है। वो अमन कायम करने गया हुआ है इमरान खान के साथ। ओके यार, सख्त मसरूफ है। हम्म। अच्छा, तो बताइएगा सिद्धार्थ, क्या होता है डोमेन और वेबसाइट, वेब होस्टिंग? सर डोमेन तो जो हम अपनी वेबसाइट के लिए हम डोमेन रजिस्टर करवाते हैं, एक हमारा डोमेन नेम जो हमारा बिजनेस नेम होता है जिससे हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, डोमेन तो वो होती है ना। लेकिन ये काम क्या करती है? मतलब डोमेन की तो हमें समझ में आ गई कि जिस नाम से हम अपना नाम, जिस चीज से हम अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो जिसको डोमेन कहते हैं, लेकिन ये होती क्या है? हम इसे डोमेन क्यों कहते हैं? तो ये नहीं कंफर्म मुझे। अच्छा, ये अब यार याद एसईओ करता है। नहीं, वो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, इसलिए ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ क्योंकि ना हम बहुत सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं कि ये हमें डोमेन परचेज करनी है, और शहजाद भी डेफिनेटली ये चीज कर रहा होगा, इसको सारा काम पता होगा कि मैं किस तरीके करता से हूँ, डोमेन को बाकायदा मैं अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्या कह रहे हैं शहजाद? मैंने कहा सर मैं परसों रात को एक डोमेन परचेज करवाई है मैंने। हाँ, और वो ना मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा, इनको अंडरस्टैंडिंग होगी, इनको अब अल्फाज मिल जाएंगे कि अच्छा इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। याद रखिएगा लेकिन कि सब स्क्रीन वाइट हो गई है, पता नहीं क्या वजह है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, एक सेकंड। सर हाँ अमन जी का अब ठीक अब है, निशान होता है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक ठीक। सर वाइट अमन का निशान होता है ना। ये तो है। अच्छा, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो यूआरएल है ना, जी सर। यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर, यूआरएल यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर जो है, ये हमारा एक किस्म का हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमारा सीएनआईसी है, सीएनआईसी इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं। ये तो यूनिक होना यूआरएल जो चाहिए। है ना, हाँ बिल्कुल, जो यूआरएल है ना, वो इसी तरह आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी पहचान होती है। होता क्या बिल्कुल। है कि बैक एंड पे ये यूआरएल नेम के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ये इसकी अपनी जो कोड है ये उसके अकॉर्डिंग या आईपी के अकॉर्डिंग वेट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी 138.72, स्लब कह सकते हैं सर। हाँ, आपने कहा कि ये एक आपको आईपी, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना? ये हर वेबसाइट का मौजूद होता है, हर यूआरएल का आईपी एड्रेस मौजूद होता है। जो बैक एंड पे सिस्टम जो चीज ढूंढ रहा होता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ढूंढ रहा होता है, वो नेम के थ्रू नहीं ढूंढ रहा होता। तो इन अ सेंस हुआ क्या कि ये चीज इजी टू यूजर नहीं थी, यूजर के लिए इसको यूज करना आसान नहीं था, यूजर को इसके लिए इसको याद रखना आसान नहीं था।
यूजर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो यूजर को इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि यार आप इस मुश्किल में ना पड़ो, तो हमने इसको यूआरएल का नाम दे दिया। और यूआरएल जो है हमारा जो नाम होता है, जैसे लिंक न्यूज नेटवर्क है, लिंक न्यूज नेटवर्क के पीछे भी एक आईपी एड्रेस मौजूद होता है जिसके थ्रू ये काम हो रहा होता है। तो आईपी एड्रेस को कोई ना कोई अब नाम चाहिए होता है, उस नाम को हम कहते हैं कि ये डोमेन है। अब हम डोमेन को जाके परचेज करते हैं, टेक्निकली हम आईपी एड्रेस को जो है ना वो परचेज करते हैं। अब डोमेन को जब हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल linknewsnetwork.com हमने परचेज कर ली, इस वेबसाइट को चलाने के लिए हमें कुछ डाटा शो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम परचेज कर लें और आप ये समझें कि आपने कोई वेबसाइट जो है ना वो खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपने एक नाम परचेज किया, नाम को हम कहते हैं डोमेन है। अब डोमेन एक फ्रंट चीज है जो कि आपको जाहिरी पर नजर आ रही है, ठीक है। अब लेकिन ये जाहिरी तौर पर तब नजर आएगी जब इसके अंदर डाटा होगा। डाटा क्या होगा? कंटेंट का डाटा होगा, टेक्स्ट का डाटा होगा, पिक्चर का डाटा होगा, इमेजेस का डाटा, फोटोग्राफी का डाटा, इलिस्ट्रेशंस का डाटा। आप किसी भी चीज को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी चीज का डाटा हो सकता है। सो यहाँ से आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ नाम परचेज कर लेना जरूरी नहीं है। नाम के साथ जब तक उसके अंदर हम डाटा नहीं डालेंगे तब तक हमें वो नाम शो नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे जाके जब सर वो तो हम बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, तो उसे एक यूआरएल हम लाइक जैसे दे देते हैं staging डॉट जो भी है। न्यूज नेटवर्क लिखा, तो नेटवर्क के बाद नहीं बस चल रही है, ये सही है। ये क्या चल रहा है? हेलो सलीम साहब। उनकी कॉल ड्रॉप हो सलीम साहब कहाँ चले गए यार? शिजाद, हेलो, जी सर। क्या हाल है? ठीक है?
मेरे ख्याल है सब लोग अलीम साहब आ गए हैं। चले अब मेरे ख्याल होस्ट आप बन गए हो। नहीं, वो अलीना के पास चलेगी ये होस्टिंग। मेरे ख्याल है हम लोग दोबारा एक दफा इसको वो करके ना बस आ गया डिस्कनेक्ट हूँ तो फिर। मैं, डोंट अच्छा वरी। हो गया। हाँ सो ठीक है, हो आपने इस चीज गया। को अंडरस्टैंड करना है कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट को जब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो गूगल पे जाके सिर्फ नाम सर्च करते हैं, वो जो नाम है वो डोमेन है सिर्फ, दैट्स इट। ठीक है। लेकिन डोमेन के बाद जो जो भी डाटा हमारे सामने आता है, जो भी चीज हमारे सामने आती है, वो एक्चुअली में उस लिंक के साथ जो कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं वो आता है। ठीक है। अब होता क्या है कि डोमेन जब हम परचेज कर लेते हैं तो डोमेन के साथ हमें वेब होस्टिंग जरूरत होती है। वेब होस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो वेब का कंटेंट है वो वहां पर होस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, मेहमान नवाजी जैसे समझ ले किया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि हमें एक शॉप चाहिए, उस शॉप का नाम है लिंक न्यूज नेटवर्क, और उस शॉप के अंदर हमने डाटा पुट करना है। उस डाटा के लिए हमें स्पेस चाहिए, उस स्पेस को हम कहते हैं कि ये वेब होस्टिंग है। क्लैरिटी हुई? या तो समझ आ गया या तो कुछ समझ नहीं आया, ऐसा ही है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा किसी को समझ में आता है। उमर साहब आपको समझ में आया? जी जी। जरा एक्सप्लेन कर दें, जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे मैं वहां से दोबारा से आपको दुरुस्त कर दूंगा ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए। उमर साहब आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? नहीं, मैंने क्या बोलना है? मैंने कहा आप इस चीज मैंने जो बताया है कि डोमेन और वेब होस्टिंग में जो डिफरेंस बताया है, आप अगर वो एक्सप्लेन कर दें तो जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे मैं वहाँ पे आपको दोबारा दुरुस्त कर दूंगा ताकि सबको पता वेब, अच्छा डोमेन का तो यही था ना कि वही जैसे आपने बताया कि आईपी एड्रेस होता है और मतलब इनडायरेक्टली हम लोग उसी को परचेज कर रहे होते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। और दूसरा बिल्कुल। मतलब वेब होस्टिंग का भी आपने बता दिया, वो तो बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हो गया? मैंने अभी बताया है, बिल्कुल अभी बताया। वेब होस्टिंग उसे कहते हैं कि जो डाटा आप उस डोमेन के अंदर पुट करेंगे उसके लिए आपको स्पेस रिक्वायर्ड है, वो स्पेस कहलाती है वेब होस्टिंग। अच्छा एक अच्छा अच्छा, प्लेटफॉर्म ठीक है ठीक है, सही है। ठीक है ना। अब हम सही है। अब हम हमने अब इसके बाद यही चीज स्टडी करनी है, मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि जब हम वेबसाइट की डोमेन को परचेज कर लेंगे, जब हम वेब होस्टिंग कर लेंगे, तो अब ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं कि फिर हम जो है वो आगे जाके अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट का काम चल रहा है, हम खुद अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो खुद वेबसाइट डेवलप करने का मकसद ही ये होता है कि डाटा को किस तरीके से हमने पुट करना है, कौन सी इमेज कहाँ पर आ रही होगी, कौन सा कंटेंट कहाँ पर जा रहा होगा। बेसिक लेवल पर जो वेबसाइट खड़ी करने का जो तरीकेकार है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है। सर, जहाँ तक देखा जाए तो वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब बैकएंड पे नहीं चला गया, अब तो डॉट नेट और एचटीएमएल वगैरह का पीक पे चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बैक एंड पे चला गया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है कि टेम्पलेट पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हो चुका है। चाहे आप वीडियो बिल्कुल। एडिटिंग की बात कर लें, चाहे आप पिक्चर्स की एडिटिंग की बात कर लें, आप वेब होस्टिंग की बात कर लें, आप वेब डिज़ाइनिंग की बात कर लें, टेम्पलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और वर्डप्रेस ही वो इनिशियली तौर पर और अब तक वो वेबसाइट है जो कि टेम्पलेट बनी बनाई देता है। वो कहता है कि भाई हमारे पास टेम्पलेट बनी हुई है, आप अपना टाइम ज़ाया ना करो, हम आपको दे देते हैं। हाँ, जो आपकी डॉट नेट और HTML की बात है ना, ये जी। ये भी बहुत ज़्यादा न्यू नहीं रही, ये भी अब पुरानी हो गई है। अब तो रिएक्ट पे काम हो रहा है, अब तो एक और स्क्रिप्ट आ गया है, मुझे भूल गया, उस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तक जो लोग जो भी नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वो जो वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, वो जी। जिन लोगों से करवाते हैं ना, उनके पास ये स्किल मौजूद है कि वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। वरना मेरा खुद दोस्त है जो कि पहले जावा पे बनाता रहा, फिर HTML पे बनाता रहा, अब वो जाके
रिएक्ट पर काम कर रहा है और रिएक्ट की लैंग्वेज को सीख कर उसके ऊपर वेबसाइट बना रहा है। बट हम जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, हमने वेबसाइट बनाना सीखना है सिर्फ एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि आप फिर .net पे बनाए जाके या HTML की बनाए, किसी की भी बनाए ना, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने एसईओ करनी कैसे है, एसईओ का काम क्या है। हम वेबसाइट को जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेंगे कि क्योंकि हमें एसईओ करनी है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीख रहे सारी। वेबसाइट डेवलपमेंट एक पूरा होल न्यू प्रोसेस है। बिल्कुल सर, वो तो एक कोर्स है कंप्लीट। हम इसको एसईओ के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो वर्डप्रेस को फिर हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि वर्डप्रेस में क्योंकि हमारे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, प्लस क्योंकि हमारा जो यूजर है वो बैकग्राउंड से किसी भी CS का या ICS का लाजमी नहीं है कि वो हो, जिसको कोडिंग की नो हाउ हो। यहाँ पे होगी तो आप लोगों में से किसी को होगी तो दैट्स गुड, लेकिन किसी को नहीं है तो उसको लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बगैर भी हम वेबसाइट को इनिशियली तौर पर बनाना और उसके अंदर डाटा को पुट करना, डाटा को किस तरीके से लोगों तक ले कर आना है, वो सब कुछ सीखेंगे। सर वन क्वेश्चन मोर के हम जो एसईओ के स्ट्रेटजीज हम इसको सीख रहे हैं और उसको देन अप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास एडवांस्ड है या कुछ मतलब एडवांस से क्या मुराद होगी आपकी? मतलब एसईओ भी टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहा है ना, एसईओ के जो टूल्स वगैरह हैं। इनिशियली तौर पे आप, क्योंकि आपकी थोड़ी सी क्लासेस मिस हुई है, तो इनिशियली तौर पे हमने ये डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एसईओ को सीखने जरूर बैठे हैं, लेकिन हमने एसईओ के लफ्ज को नहीं सीखना कि एसईओ सीख ली तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई। हमने कहा था कि हम वो स्ट्रेटजीज, वो प्रैक्टिसेस को सीखेंगे जो कि आजकल इन्वॉल्व हैं एसईओ करने में। ठीक है ना? एसईओ कोई एक चीज तो है नहीं, या हमने कोई एक सॉफ्टवेयर तो सीखा नहीं कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया और हमने एसईओ कर ली। नहीं, एसईओ के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हम उस प्रोसेसेस को, उन स्ट्रेटजीज को, उन प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम उसको अपने अपने पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शहजाद अगर किसी कंपनी पे लगा हुआ है और उसकी कंपनी जो है वो ज्यादातर रियल एस्टेट को देख रही है और उमर साहब जो है वो किसी पेट्रोलियम की कंपनी में लगे हुए हैं, तो इन दोनों के मकासद, इन दोनों की एसईओ मुख्तलिफ होगी। लेकिन हमने स्ट्रेटजीज को अगर पढ़ा हो और अगर हमने प्रैक्टिसेस को समझा हो तो हम इसको अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने अपने प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है, तो हम इसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और इसी चीज को हम अभी देखेंगे भी। अलीना, आप बहुत खामोश खामोश चल रही हैं। मैंने एक तो सवाल पूछना है अभी कि अभी जो है हमारी वेब होस्टिंग इस वक्त कौन सी अच्छी है, इंटरनेशनली या लोकली? इंटरनेशनली अभी देखा जाए पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है ना वो दो को रिकमेंड करते हैं, और जो मैं खुद भी अभी तक दो पर ही मैंने स्टडी किया और जितना मैंने काम करने की कोशिश की है छोटा मोटा वो भी मैंने इन दोनों पे की है। आई पर्सनली रिकमेंड होस्टिंगर। मैं होस्टिंगर को रिकमेंड करता हूँ। मेरा एक दोस्त है वो GoDaddy को करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपका काम क्या है। वरना इनिशियली लेवल पे जो जिस लेवल पे मैं और आप अभी मौजूद हैं वहाँ पर तो हम किसी की भी वेब होस्टिंग ले लें या किसी की भी ले लें तो हम इनिशियली तौर पर काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है तब जाके पता लगता है कि स्पीड क्या चल रही है, SSL सर्टिफिकेट का क्या मसला आ रहा है, ये सब चीज़ें फिर हम बाद में चेक करते रहते हैं। लेकिन होस्टिंगर और GoDaddy ही में, मेरे नज़र में GoDaddy है। आपकी जो वेबसाइट है उसका लिए आपने कौन सी वेब होस्टिंग ली है? जो पहले हम लोगों ने ली थी वो hoster.pk थी, फिर उससे चेंज करके अभी ड्रीम होस्टिंग है। हाँ, एक चीज में और भी, अब आपने क्योंकि .pk का डिस्कशन किया तो इट इज अंडरस्टूड कि पाकिस्तान की जो अब मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ये चीज लाजिम कर ली थी कि जितनी भी वेबसाइट है उसकी जो वेब होस्टिंग है वो ज्यादातर पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज में होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज को होस्टिंग देते हैं तो वो लोग बहुत स्लो होते हैं। हमारी वेबसाइट कोई आता है तो वो ओपन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते फिर कि हम किसी भी मोस्टली इनके सर्वर डाउन हुए होते हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये तो धक्का अलीना, आपने सिस्टम कभी है। ये चीज फेस किया है? हाँ जी, ये इसीलिए hoster.pk जो है वो चेंज की थी कि उसको खुलने में ही 1 मिनट करीबन लग जाता था, तो फिर उसको चेंज कराने में उसको ड्रीम होस्ट पे शिफ्ट करवाया था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा इशू आ रहा था।
तो ड्रीम होस्ट जो आपने करवाया वो अब ठीक चल रहा है? वो अब बहुत बेहतर है। और दूसरा ये कि शॉपिफाई का क्या फायदा है अगर हम उस पे करें तो? शॉपिफाई देखें, ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने कभी blogger.com यूज किया है? नहीं। मैंने यूज किया। blogger.com क्या करता है कि आपको एक अपनी प्रोफाइल बना के दे देता है और वो आपसे कहता है कि अब आप अपना कंटेंट अपने नाम से अपलोड करते नहीं, ठीक है ना, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो कंटेंट हो, जो भी हो, आप कुछ भी अपलोड करना चाह रहे हैं ना, तो वो अब आप blogger.com के ऊपर अपना प्रोफाइल बना के आप अपलोड करते हैं, लोग वहाँ पे रीड आउट करेंगे, लोग आपका स्टडी करेंगे, आपका एक अपना पोर्टफोलियो बनता जाएगा। शॉपिफाई भी आपको ये कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप ने जो चीजें आपने जिस प्रोडक्ट या जिसके भी हवाले से आपने काम करना है आप वहां पे आगे करें, हम आपको लिवरेज दे रहे हैं। आपको वेब होस्टिंग में, आपको डोमेन में की खलासी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट डेवलप करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये बनी बनाई चीज ऑफर कर रहे हैं। अब वो होता ये है कि आपकी प्रोफाइल बनी होती है, आप वो प्रोफाइल जब आप किसी से शेयर करते हैं तो वो शॉपिफाई पे होती है, क्योंकि उसका जो सब डोमेन है या जो उसका डोमेन नेम है वो आपका वहां से लिंक्ड होता है, तो इसलिए वो वहां पे चली जाती है। सो ये प्रेफरेबल भी है और ये नॉन प्रेफरेबल भी है। प्रेफरेबल तब है जब आप कोई बहुत बड़े किसी लेवल पे काम नहीं कर रहे, तो फिर आप इनिशियली तौर पे आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी जगह पे पहुंच गए तो फिर मेक पॉसिबल, इस चीज को पॉसिबल बनाएं कि आपकी अपनी वेबसाइट हो, आपकी अपनी डोमेन हो, आपकी अपनी वेब होस्ट हो। लाइक OLX है कि अपनी चीजें लगा हम्म। दो सेल, ये लान तो OLX का यूज हो रहा है। और ये एक्चुअली है, इसमें कोई और दूसरी राय नहीं है। आप क्या कर रहे हैं शॉपिफाई पे? और होस्टिंग में स्पेस कितनी लेनी चाहिए हमें इनिशियली? अभी तो जैसे ई इनिशियल लेवल कॉमर्स पे, है। हाँ, इनिशियल लेवल पे देखें, जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं अगर आपको होस्टिंग करके खोल के दिखाऊं, ये देखें, वेब होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, सी पैनल होस्टिंग है, ये डिफरेंट होती हैं। VPS होस्टिंग है, माइनक्राफ्ट सर्वर होस्टिंग है। अब इनिशियली तौर पे सिर्फ और सिर्फ वेब होस्टिंग पे ही रहना चाहिए। वेब होस्टिंग पे जब जाएंगे तो वो आपको शेयर्ड वेब होस्टिंग के अंदर आपको डिफरेंट सर्विसेज आपको दे रहा है कि कौन सी आपके लिए अवेलेबल है। ये देखें, सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, डोमेन आपकी फ्री होगी नहीं, उसने ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन देखें, डिपेंड ये करता है कि आपकी अभी नीड क्या है। यूजुअली लोग जब इनिशियली तौर पे स्टार्ट करते हैं तो उनका कोशिश यही होती है कि हम सिर्फ इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड करें कि हमारा काम चल कैसे रहा है, हमारी वेबसाइट कैसे डेवलप हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इनिशियली तौर पे आप इन चीज़ों के साथ लिंक देंगे अगर आपको कुछ चीज़ों का नहीं अंडरस्टैंडिंग तब, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आएंगी, जैसे SSL सर्टिफिकेट, गूगल एड क्रेडिट्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ये चीज़ें, ये GIT एक्सेस, SSS एक्सेस, क्लाउड फ्लेयर, ये कुछ चीजें होती हैं जो कि डेवलपर या कंप्यूटर से रिलेटेड या IT से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। चूंकि हम लोग IT या किसी कंप्यूटर की इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को स्टार्टअप करने के लिए इन चीज़ों को सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं। विद द टाइम जब हमारी वेबसाइट आगे बढ़ती है, जब हम ज़्यादा डेटा प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं या हमारी ट्रैफिक बढ़ती है, तो फिर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि अब हमें अपना वेब होस्टिंग का जो प्लान है उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन इनिशियली तौर पे गो विद द फर्स्ट वन, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, आप उसके साथ चलो और आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी वक्त के साथ कि क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो डिस्कशन है ना, ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़्यादा उस चीज़ से हवाले से है जो कि हमारी वेब होस्टिंग या वेब डोमेन के हवाले से है। लेकिन इसमें आप लोगों को परेशान या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे ड्राई चीज़ है या हमारा इसके साथ क्या लिंक है या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको बेशक नहीं करनी चाहिए। हम जो चीज़ें करवा रहे हैं, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप ये सब कुछ सीख भी लें। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको नो हाउ हो,
आपको पता हो कि जब आप किसी वेब डेवलपर के साथ बैठे हुए हैं तो आपको उसके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें चैंपियन भी हो जाएं, आप इसमें एक्सेल भी कर दें और आप इसमें मतलब आउट करें, जरूर करें। आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ में आती है, आपको पसंद आती हैं तो बिल्कुल जरूर करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करें। लेकिन इस चीज को सर पर सवार ना करें कि यार ये चीज क्या है, कैसे होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये बिल्कुल इजी थिंग्स हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलप होस्टिंग और डोमेन को परचेज करके आपने वेबसाइट खड़ी करनी होती है। जब ये दो चीजें हम कर लेंगे तो फिर हम जब वर्डप्रेस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आज की डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास की डिस्कशन से बहुत रेलेवेंट है। तो फिर चूंकि हमने डोमेन भी परचेज करनी होगी और फिर हमें वेब होस्टिंग भी परचेज करनी होगी, तो फिर मैं आपको इनको परचेज किए बगैर वर्डप्रेस के ऊपर ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जब आपने डेवलप करनी कैसे। वर्डप्रेस तो हमें ऑप्शन देता है ना कि हम वहाँ पे अपने पहले कंटेंट सारा हम डाल दें, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर लें, देन हम उसके लिए होस्टिंग परचेज करें। वर्डप्रेस ये कहता है कि जब आपने मेरे ऊपर आके काम करना है ना तो आपके पास डोमेन और वेब होस्टिंग दोनों होनी चाहिए, अदरवाइज मैं वर्डप्रेस के ऊपर आपको अलाउ नहीं करूंगा काम करना। यानी टेम्पलेट भी साथ में। और टेम्पलेट तो वर्डप्रेस देगा या हमें वो पहले लेना टेम्पलेट तो हमें है? वर्डप्रेस दे देते हैं ना। देखें इस चीज को अंडरस्टैंड करें, वर्डप्रेस क्या है। अभी क्योंकि वर्डप्रेस का टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना है। कंटेंट को मैनेज करना कैसे है कि वो देखें, एक एक घर में आपने जाना है, लेकिन उस घर का अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप कैसे जाएंगे? ठीक है। अब जो वर्डप्रेस है ना वो कहता है कि मैं घर को मैनेज कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन घर का रास्ता मुझे नहीं पता। तो रास्ता पता करने के लिए मुझे डोमेन और होस्टिंग चाहिए। तो मैं डोमेन और होस्टिंग जब वर्डप्रेस को दूंगा तब उसको रास्ते की समझ में आएगी और तब वो उस वेब होस्टिंग के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसको मैनेज करना शुरू करेगा। चलिए आगे। ये कौन बोल रहा है? उमर साहब अगर आप बोल रहे हैं और आपकी खूबसूरत आवाज हमारे समाज से नहीं टकरा। नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा। अच्छा बस ठीक है। ये वो मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अच्छा ठीक ठीक। सो ये चीज़ें इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। मुझे डिटेल में वेब होस्टिंग और डोमेन को डिस्कस करने की वजह यही थी कि आपको समझ में आ जाए कि डोमेन सिर्फ हमारे सरफेस लेवल की यूआरएल होता है जो यूजर फ्रेंडली होता है, लोग उसको सर्च कर लेते हैं आसानी से, लेकिन इसके ऊपर क्या डाटा आना है, कौन सा कंटेंट आना है, कौन सा कंटेंट नहीं आना, इसके लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत होती है। और वेब होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग क्या होती है कि वो ऐसी स्पेस जहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो सेव हो रहा होता है और वो दिख रहा होता है हमारी डोमेन के ऊपर। अब जब हम इन चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं, जब हमें इन चीज़ों की समझ में आ जाती है तो फिर हम जाते हैं, अल्लाह भला करे, इसके ऊपर कि एक्चुअली में हमने करना क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ की जो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमने आगे जाके ये चीज़ों को डिस्कस करना है, हम इन लेक्चर्स को, ये लेक्चर्स आपके साथ शेयर होंगे जब मैं वर्डप्रेस के ऊपर आपसे काम करवा रहा हूँ, तो आपने इन लेक्चर्स को साथ साथ देखते जाना है। आपने हमेशा किसी का कंटेंट कॉपीड नहीं डालना, डुप्लीकेट नहीं डालना। हम क्या करते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर अगर हमने अपनी इंट्रोडक्शन भी देनी है या हमें अपना अबाउट अस का पेज भी बनाना है, तो उसका कंटेंट भी हम किसी और वेबसाइट से लेकर उसको रिफ्रेश करके लिख रहे होते हैं, जो कि एसईओ के अगेंस्ट है। आपने हमेशा याद रखनी है ये बात कि कंटेंट आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हर इमेज के साथ एक आल्ट टैग और जरूर होना चाहिए। आल्ट टैग्स का क्या मतलब होता है? आल्ट टैग्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हेल्प, यस अल्टरनेटिव टैग्स हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द इमेज। क्या लिखा हुआ है? आल्ट टैग क्या करता है कि सर्च इंजन को हेल्प करता है किस चीज में? नाम को समझने में। पिक्चर की इमेज, सॉरी इमेज का नेम होता है एक जो हम एसईओ से रिलेटेड रखते हैं वेबसाइट यस के अंदर, ऑन पेज बिल्कुल एसईओ में इंक्लूड होता है हमारा। बिल्कुल। अब जैसे मैंने नवाज शरीफ की अगर कोई पिक्चर अपलोड की, या मैंने इमरान खान की कोई पिक्चर अपलोड की, या मैंने जनरल बाजवा की कोई पिक्चर अपलोड की, उस पिक्चर के साथ मैंने आल्ट टैग नहीं दिया तो सर्च इंजन को
अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि वो पिक्चर कहाँ पर अवेलेबल है। तो उस पिक्चर का अगर आपने नाम दिया होगा तो वो आपको इजीली क्रॉल कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा। हमने क्रॉल और इंडेक्सिंग की डिस्कशन कर चुके हैं। एसईओ टाइटल में मेन, टैग, क्या कह रहे हैं शहजाद, एसईओ में मेन? मैंने कहा सर एसईओ में ये एक मेन फैक्टर है सर, इससे हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक होती है, रैंक होती है, वेब बिल्कुल रैंक। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टाइटल टैग। इमेज क्या? इमेज आल्ट टैग का मतलब क्या होगा, या आल्ट टैग? देखिए आल्ट टैग जो है ना, ये एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसको हमने नाम दे दिया आल्ट टैग का। आल्ट टैग प्रैक्टिकली क्या है? कोई भी इमेज जब आप अपनी इंटरनेट पे, सॉरी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, कोई भी इमेज जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, उस इमेज को कोई नाम दे देना, इसको कहते हैं कि ये आल्ट टैग है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक लिंक न्यूज नेटवर्क की वेबसाइट को ओपन किए हुए था। अब जैसे ये एक इमेज है, पाकिस्तान एफ एट द OICA एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान ऑन स्कॉचिंग अफगान सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके पीछे जो पिक्चर लगी हुई है, ये पिक्चर को आपने कोई ना कोई नाम जरूर देना है। इस इमेज को आपने कोई नाम देना है। इस इमेज को जब हम कोई नाम दे देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि ये हमारी ऑल्ट टैग हो गई है, ये हमें रैंक कर रही है, हमारी वेबसाइट के ऊपर ये इमेज मौजूद है। जब भी हम कोई और डाटा कंटेंट अपलोड करेंगे तो हम ये वाली इमेज उसके साथ इजीली लिंक कर सकते हैं, प्लस गूगल के लिए इसको रैंक करना आसान होगा। ठीक है ना? जैसे हम सोशल मीडिया में पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई भी लाइक हमारा, वो हम व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं तो उसका नेम शो होता है हमारे पास व्हाट्सएप, एंड आगे एक उसका लाइक IP URL नंबर सा होता है। इसी तरह हम उसे गैलरी में उसको रीनेम करके ना, तो हम उसका कोई भी SEO से रिलेटेड नाम रख के उसे अपलोड करें तो वो उसी नेम से वेबसाइट पे आता है, हमारा वही स्लग क्रिएट होता है एंड वही URL उस हिसाब से उसका बनता है। उस पिक्चर का, हर पिक्चर का डिफरेंट URL होता है ना, सेपरेट अलग URL होता है। बेशक अगर आप गूगल इमेज पे जाके देखें, गूगल इमेज पे अगर आपने कोई इमेज देखी है और अब आपको वो इमेज पसंद आ रही है, तो जब आप उसको भी डाउनलोड करते हैं तो उसका URL के साथ डाउनलोड होती है वो पिक्चर। बिल्कुल। वो URL के साथ पिक्चर क्यों डाउनलोड होती है? क्योंकि उस पिक्चर का जो नाम होता है वो आल्ट टैग होता है और वो उसके साथ ही अपलोड डाउनलोड होती है। उसके बाद जब जाके आप गूगल पे जाके अपने कंप्यूटर में जाके उसका नाम चेंज करते हैं, तब वो नाम चेंज होता है, अदरवाइज वो उस URL के साथ ही डाउनलोड हो रही होती है। उसको हम कहते हैं कि ये आल्ट टैग। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम जो होता है अल्टरनेटिव नेम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल टैग्स इशू। जी कोई क्वेश्चन था, पूछें। हाँ जी। अब जैसे पहले हम लोगों ने जो बेबी सेट लगाए हुए थे वेबसाइट पे, उनका नाम सिर्फ रखा हुआ था बेबी सेट, लेकिन अब उनको हम लोगों ने नाम डिफरेंशिएट किया है कि अगर फ्लावर है तो फ्लावर बेबी सेट, नेकलेस एंड ब्रेसलेट सेट, इसका पूरा एक लंबा नाम किया, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है? नहीं है, जो आपने पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, जो जी। पिक्चर्स आपने अपलोड की हुई हैं, उस पिक्चर का नाम आपने ये दिया हुआ है। टाइटल जो डिस्क्रिप्शन में उसकी जो टाइटल आता है वो। नहीं, देखें डिस्क्रिप्शन, इट्स डिफरेंस। जो ऑल टैग है वो डिफरेंट है। ऑल टैग जो है वो आप अपनी वर्डप्रेस की बैकएंड पे जाके करेंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन दे रही है ना, जो डिस्क्रिप्शन आप ले रही हैं, वो तो आप जब अपनी पिक्चर अपलोड कर रही हैं, साथ आपने डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई ये पिक्चर ये है। लेकिन ऑल टैग जो है वो पिक्चर अपलोड करते वक्त अपनी वेबसाइट या वर्डप्रेस के थ्रू जहां से भी आप पिक्चर अपलोड कर रही हैं, उस पिक्चर के साथ आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ऑल टैग। अगर आपने कभी नोट किया हो, आप अपलोड कर रही हैं, आप खुद अपलोड कर रही हैं पिक्चर वेबसाइट पे, सर इनकी तो CMS बेस्ड होगी ना। हाँ जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि ये खुद कर रही हैं कि नहीं कर रही। मैं रीना अगर अभी आप बोल इसको लॉग इन करके तो देखती हूँ। चलें देख लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम आगे के चलते जैसे ही आए तो मुझे बता दीजिएगा।
टाइटल टैग्स इश्यूज, हमेशा हम जो टाइटल ऐड करते हैं वो बहुत लंबे होते हैं या बहुत शॉर्ट होते हैं। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो इतने वर्ड्स के अंदर होने चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल भी हो और यूज़र के लिए उसको पढ़ा भी जा रहा हो। ये भी आपकी एसईओ का हिस्सा होते हैं, प्लस इसके अंदर जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। देन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है मैं आपको गूगल के ऊपर ही खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे, वाह सर आपका पुराना अभी तक टैग खुला हुआ है, अभी देखें लिखा हुआ है कुकिंग विद शानजे। कुकिंग विद शानजे से लिखा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, कुकिंग विद शानजे इज द बेस्ट कुकिंग लर्निंग चैनल एंड पेज, इट ब्रिंग्स यू मेथड ऑफ होम कुकिंग, लर्न हाउ टू कुक एट होम अ वैरायटी ऑफ डिशेस। ये जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है इसे हम कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ जो है वो समरी होती है आपके कंटेंट की, या जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसकी समरी को हम कहते हैं कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया कि गूगल के ऊपर जो कंटेंट आपको शो हो रहा होता है आपके टाइटल्स के नीचे, उसे हम कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन है। सर सीएमएस में लाइक जब हम ऐड करते हैं, सीएमएस हमें 3 ऑप्शंस देता है ना, एक जनरल डिटेल्स देता है, एक जनरल देता है, एक डिटेल देता है, डिस्क्रिप्शन देता है और फोटोज देता है सीएमएस के अंदर। सीएमएस के अंदर आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन की भी अलग से अवेलेबल होती है, वो एसईओ के पार्ट में होती है ना, जनरल में ही हमारे पास जहाँ पे हमारा स्लग क्रिएट हो रहा होता है वहाँ वहीं पे मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये Exactly. मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी मेन यूआरएल के साथ जो वेब पेज हमने ओपन किया होता है, अगर हम टॉप पे उसमें विंडो में टॉप पे उसके ऊपर अगर हम कर्सर रखें तो वो हमें ये मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड के साथ आगे शो हो रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर टोटली राइट। सीएमएस बड़ी मजे की चीज है, जैसे जैसे ये आगे करेंगे ना इनको भी मजा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है लेस और नो टाइम गिवन ऑन कीवर्ड रिसर्च। हम सबसे ज्यादा काम यही खराब करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम ये चीज सर्च नहीं करते कि व्हाट कीवर्ड इज यूजफुल फॉर अस, या आजकल के दौर में हमारे पास जो कंटेंट हम अपलोड करने जा रहे हैं वो कंटेंट के हवाले से हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। सर उसके इसमें बाद हमारा गूगल ट्रेंड्स हमें बहुत हेल्प आउट है इस चीज को। गूगल ये ट्रेंड्स राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन दोबारा टाइटल जो आपने बताया। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके कंटेंट की शॉर्ट समरी होती है जो भी आप अपलोड कर रहे होते हो। इट्स सिंपल, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा, अब जरा नीचे आए, ये देखें पाकिस्तान ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट खान। अब मैंने ये टाइटल तो पढ़ लिया, ठीक है ना, जो कि हम टाइटल टैग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैं नीचे आके पढ़ूंगा कि इसके बारे में लिखा हुआ है, द स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज adjourned a motion of no confidence in Pakistan in Prime Minister Imran Khan provoking opposition accusation at the federal level। ये मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट जो है वो मेरे हवाले से कौन सा है। प्लस अगर आपने इसके नीचे देख रहे हो तो ये हमारे पास रेफरेंसेस के तौर पर मौजूद हो रही होती है कि अगर आपने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखनी है तो आप कनाडा के हवाले से भी देख सकते हैं, इंडिया के हवाले से भी देख सकते हैं, स्पेन के हवाले से भी देख सकते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के हवाले से भी देख सकते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड फॉर योर समरी ऑफ योर कंटेंट। आप उसको कंटेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से भी अपना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये वेब है पेज से रिलेटेड, जो भी वेब पेज है हमारा उससे रिलेटेड एक नेम हम उसे देते हैं, उसे मेटा डिस्क्रिप्शन लाइक कह सकते हैं। और सर एक मेटा कीवर्ड होता है हमारे पास। अच्छा, मेटा कीवर्ड, जी बताइए शिदात, बात मुकम्मल करें। पेज एसईओ जब हम करते हैं तो उसमें हमारे से टाइटल होता है, 4 ऑप्शन होते हैं ना, टाइटल होता है, स्लग होता है, मेटा कीवर्ड होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा ही है,
तो सर मेटा कीवर्ड जरा डिफाइन कर दे। मेटा डिस्क्रिप्शन, वो मेटा तो समझ आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड वाला। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा होता है मेटा कीवर्ड। शहजाद, मैं वो क्योंकि अगर वो चीज़ हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करनी है, तो इस तरह इनको भी सब समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल जब हम साथ साथ कर रहे होंगे तो वो आपको भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके। ठीक है। ये मैंने पिक्चर भी शेयर किया, और या मैं स्क्रीन शेयर करके कि कहाँ पे है वो ऑल टैग, अगर हम करते हैं तो टाइटल में होगा या इधर। चलिए डाउनलोड हो जाए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करना है ना, तो हम साथ साथ फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए मैं तो आज तो मैं सिर्फ हम उन उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए मसाइल क्रिएट कर सकती हैं इन एनी केस। वो अलीना पिक्चर को इंस्पेक्ट करें राइट क्लिक करके, और पिक्चर को न्यू टैब में ओपन करें तो आपको ऊपर शो हो जाएगा उसका जो आर्ट टैग है। नहीं, इन्होंने ऑल टैग दिया ही नहीं हुआ। वो ऑल टैग जब हम अपलोड कर रहे हैं ना, वो अपलोड के साथ जब हमारी राइट साइड पे नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है ऑल टैग का, कि वहां पे देनी है ऑप्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। लीना, डोंट गेट कंफ्यूज। हम नेक्स्ट क्लास में हमने ये चीज़ों को स्टडी स्टार्ट करना शुरू करना है, तो आपको खुद ब खुद ही प्रैक्टिकली ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। थैंक ठीक है ना। यू। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपकी मैं ना कॉन्सेप्ट्स को बना लूँ, ताकि जब मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खुद ब खुद ही डेवलप हुआ हुआ हो। फिर हमने ब्रोकन लिंक्स को अंडरस्टैंड करना है, हमने इंटरनल और बैक लिंक्स को क्रिएट करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम एसईओ कर रहे होंगे या अपनी वर्डप्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो तब हमने इन चीज़ों को स्टडी करना है और इन चीज़ों को देखना है कि हमने ये चीज़ कैसे क्रिएट करनी है। और बहुत से लोग इस चीज़ को निगेट कर रहे होते हैं। लेस कंटेंट इन वेब पेजेस, जो आपके वेब की पेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने जो वेबसाइट खोली हुई थी उसमें 4 पेजेस थे, कैटेगरीज थी, इंटरटेनमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की, न्यूज़ की। ये सारे हमारे वेब पेजेस हैं जो कि हमारे सामने शुरू होते हैं, और इस वेब पेजेस के ऊपर आपका मिनिमम जो कंटेंट है वो 800 टू 1200 कंटेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद H1, H2, H3 जो होती हैं वो आपकी हेडिंग है, यानी कि जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं विद रेलेवेंट टू योर कंटेंट, विद रेलेवेंट टू योर टॉपिक, विद रेलेवेंट टू योर वेबसाइट, तो उसके साथ हमने जो हेडिंग्स अगर उसके अंदर हमने यूटिलाइज की हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी एसईओ के लिए, वो मिसिंग ना हो। हम बहुत सारा सर कंटेंट हेडलाइन के बगैर ही अपलोड कर रहे होते हैं। जी सिद्धार्थ बोलिए। सर हर हेडिंग में जो हमारा, हम H1 H2 एक वेब पेज में हमारे पास 3 to 4 हेडिंग्स होती हैं, मींस 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं हमारे पास। तो उन पैराग्राफ्स के अंदर हमारा कीवर्ड रिपीट होना मस्ट होता है। कीवर्ड रिपीट होना मस्ट नहीं होता। वो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो कीवर्ड आप लेकर चलना चाह रहे हैं, वो अगर आपने फॉर एग्जांपल 600 वर्ड का कोई कंटेंट आपने लिखवाया है, तो 600 के कंटेंट में वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइप भी नहीं और बहुत सारा मिनिमम टाइप भी, मतलब बैलेंस वे में यूज़ किया हो, यानी कि 7 to 8 टाइम्स अगर वो कीवर्ड आपका उस कंटेंट में यूज़ हो रहा है, इट्स इनफ। अगर 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिखवाया है तो उसमें 9 to 10 दफ़ा यूज़ हो रहा हो, तो इट्स इनफ। हम क्या करते हैं, हम एक्सेसिव यूज़ बना देते हैं उस कंटेंट का कि भाई हर दफ़ा यही आ रहा हो, तो कि वो आपके रीडर को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है कि यार ये बार बार एक ही वर्ड क्यों आ रहा है, रिपीटेशन शुरू हो जाती है उसकी। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव जो टाइम है वो आपका, हम स्टडी करेंगे कि हमने अपनी टाइम को किस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी सारी चीज़ें इतनी बैलेंस्ड हो, इतनी अच्छी नज़र आ रही हो कि वो सबके लिए रीडेबल करना, उनको समझना वो बहुत आसान हो जाए। अब आ जाते हैं हम कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि हमने कीवर्ड को बहुत बार बार डिस्कस करना है और सारी कहानी कीवर्ड की लगाई हुई है। तो मुझे बताएंगे कि कीवर्ड क्या होता है? लीना, पहले आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक कीवर्ड क्या होता है, अंग्रेजी को सुने बगैर, पढ़े बगैर। सर स्क्रीन वाइट हुई है, क्या पढ़ें? ओह वाओ, नाइस। कोई भी वर्ड जो हमारी उस चीज से लिंक करेगा। अगर हमने एसईओ करना है तो बेबी सेट है, तो हम हो सकता है सेट से रिलेटेड कुछ भी जो भी हम वर्ड डालेंगे उस पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद उमर साहब आप बताइएगा। सर कीवर्ड्स बेसिकली एक ऐसा जरिया है आपकी मतलब प्रोडक्ट को या मतलब आपकी आइटम को सर्च करने की, जो मतलब कोई भी बंदा लिखता है तो वो सर्च को वहां तक ले जाता है। मतलब मेरा अपना पॉइंट ये है, बिल्कुल ठीक है, शिजाज इसी आप की वजह से हम बताइएगा। उसको यूज भी करते हैं ना कीवर्ड्स को। हेलो। बिल्कुल ठीक है, शिजाज साहब आप बताइएगा। सर अभी प्रीवियस तो हमने इसको डिस्कस किया, लाइक जो हमारा वेब पेज है एंड हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड या रेलिवेंट जो हम मतलब लाइक उसको एक नेम देते हैं, वो लाइक कॉल्ड कीवर्ड। अच्छा, आपने ये चीज याद रखनी है कि ये एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि आपके कंटेंट के एग्जैक्टली रिलेट कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है। हम कीवर्ड को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हर वो वर्ड जो कि हमारी सर्च के लिए इम्पोर्टेंट है, या हर वो वर्ड जो कि हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ऐसा वर्ड जो कि हमारे कंटेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो आपका कीवर्ड है। ठीक है ना। अब आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें कि आपका प्रोडक्ट किस नीच का है, आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना हुआ है, कि आपकी टारगेट ऑडियंस है किसके लिए, और उन टारगेट ऑडियंस के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करें कि वो जो माइंडसेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो जब गूगल पर आता है वो किस चीज को किस हवाले से किस वर्ड के साथ सर्च करता है, दैट बिकम्स योर कीवर्ड। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट इज अ वर्ड और फ्रेज। ये वर्ड भी हो सकता है और ये फ्रेज भी हो सकता है विच एग्जैक्टली रिलेट्स द कंटेंट, जो कि आपके कंटेंट से एग्जैक्टली रिलेट कर रहा होता है, मुमासलत रखता है ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब चॉइसेस ऑफ कीवर्ड जो है ना वो डिपेंड करता है सर्च वॉल्यूम पर, कंपटीशन पर, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम से क्या मुराद है? सर मैं बता सकता हूँ। बताएं। कि वो वर्ड कितनी बार सर्च हुआ है या अभी तक। ठीक है, फिर सवाल बताएं। सर लाइक उसे हम नीड्स कह सकते हैं, मतलब लाइक वो कीवर्ड सर्च हाउ मेनी टाइम्स वो सर्च होता है, या रनिंग कीवर्ड है, एवरग्रीन हम उसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली यानी कि ऐसा कीवर्ड जो कि सर्च वॉल्यूम के एतबार से ज्यादा सर्च किया जा रहा हो, या उसको लोग ज्यादा स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है। अब आपने याद रखना है कि ये कीवर्ड जो कि आपका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं, आप, उमर साहब, लीना या कोई और भी इस कंटेंट को यूटिलाइज कर रहा हो विद एन अदर कीवर्ड, उसको हम कंपटीशन बना देते हैं। या वो कीवर्ड लॉन्ग टेल में आ रहा है या वो शॉर्ट टेल में आ रहा है, इसके हिसाब से हमारा कीवर्ड डिसाइड होता है। और आपने याद रखना है कि जब भी आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो उस कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। Then only you can decide number of website pages, structures, content, URLs, meta tags and etc. और इसकी बेसिस पे भी कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। So what is short tail? Short tail कीवर्ड क्या होता है? सिंगल वर्ड, यानी कि कीवर्ड जो आपकी हेडलाइन इस वक्त नजर आ रही है उसमें लिखा हुआ है KEYWORD कीवर्ड, इट इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। मिड टेल कीवर्ड क्या होता है? जिसमें आपके इस शॉर्ट कीवर्ड के साथ कोई और वर्ड भी ऐड हो, जनरेट अ हाई वॉल्यूम ऑफ सर्चेस बट अ रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ कन्वर्जन्स। हाई वॉल्यूम ऑफ सर्चेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं मिड टेल की, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो कन्वर्जन के हिसाब से कम होता है, यानी कि वो कम ही आपकी वेबसाइट के ऊपर ले आ पाता है। टेंड टू बी ओनली वन और टू वर्ड्स and they usually comes into mind when you are starting to think. So याद रखिए कि जब आपका यूजर, आपकी टारगेट ऑडियंस जब आपको सर्च करेगी आके, तो वो किस वर्ड के साथ सर्च करेगी, वो किस कीवर्ड को यूज करेगी, वो किस शॉर्ट टेल और मिड टेल को इस्तेमाल करेगी। एंड देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स लॉन्ग टेल, दे टेंड टू बी लॉट मोर स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, सेवरल वर्ड्स लॉन्गर के ऊपर मुश्तमिल होता है, और शॉर्ट कीवर्ड्स भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं।
people search with these are already interested in what you are offering. सब ज़्यादातर लोग लॉन्ग टेल को सर्च करते हैं कि वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कुछ चीज़ों को के अंदर जो कि आप ऑफर कर रहे होते हैं. सो अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से खुद सोचिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज़ फिजिबल, व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर यू. कि अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़े तो आप ज़्यादातर कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल? सर मेरे मोस्टली जो है वो लॉन्ग टेल होते हैं, लाइक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर हो गया, बेस्ट स्कूल सॉफ्टवेयर हो गया, बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, अच्छा बेस्ट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइक इस टाइप के मेरे लॉन्ग टेल ही होते हैं. बिल्कुल ठीक है. अनीना आप बताइए. सिंगल टेल और लॉन्ग टेल ज्यादा. तो कि जो अगर आपका कंटेंट, आपका कोई कंटेंट, सॉरी, आपका जो यूजर है वो अगर आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो क्या चीज सर्च करते हुए आप तक पहुंचेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड? अगर तो वो उसने स्लिपर लेना है कोई भी तो वो लिखेगा प्रॉपर के करेक्टर स्लिपर फॉर बॉयज इन पाकिस्तान. अगर हम ये यूज करते हैं तो वो लॉन्ग टेल में जाएगा, लेकिन अगर जिस स्लिपर्स होंगे तो फिर वो शॉर्ट टेल में आएगा. सर मोस्टली जो सर्च वॉल्यूम होता है वो लॉन्ग टेल का होता है ज्यादा. बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है. क्योंकि लोग ज्यादातर उसको सर्च कर रहे होते हैं ना, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड टू डू समथिंग. क्योंकि हमने ये बात लॉन्ग टेल में पढ़ी है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपकी चीज को बाय करने में, कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं. जबकि शॉर्ट टेल वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर सर्च कर रहे होते हैं, चीजों को अभी समझ रहे होते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. ठीक. ओके, नाइस. अच्छा, अगर आपने किसी की कीवर्ड डेंसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्टिव टू योर कंटेंट, कीवर्ड डेंसिटी क्या है? कीवर्ड डेंसिटी ये है कि आप अपने कंटेंट में किस कीवर्ड को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पे ये है कि कीवर्ड डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100. यानी कि अगर आपने 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखवाया है तो उसमें जो आपके कीवर्ड हैं, अगर वो 10 है या वो 100 है या वो 2 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, सॉरी 100 के साथ. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके इस कंटेंट के अंदर, यानी कि 1000 वर्ड्स के कंटेंट के अंदर, 500 कंटेंट वर्ड्स के अंदर आपका जो कीवर्ड है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो आपको खुद ब खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है. ये एक पिक्चर है जो कि मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ ये क्या है. योर सर्च क्यूरी, आपकी सर्च के अंदर जो क्यूरी होती है वो ये आपके सामने शो हो रही होती है. ठीक है ना. इसे हम कहते हैं कि ये सर्च क्यूरी है. राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है ऑटो कंप्लीट सजेशंस. जो सजेशंस आपके सामने आती हैं उसे हम कहते हैं कि ऑटो कंप्लीट सजेशंस है. यानी कि आपने लिखा स्केटबोर्ड फोर्स, अब आप आगे क्या यूज करना चाह रहे हैं, सेल यूज करना चाह रहे हैं, चीप यूज करना चाह रहे हैं, किड्स के लिए यूज करना चाह रहे हैं, बिगिनर्स के लिए यूज करना चाह रहे हैं, टोडलर्स, गर्ल्स, सेल्स, अडल्ट्स, 8 इयर्स ओल्ड. यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ सर्च क्यूरी में जाके अपना लॉन्ग टी के मिड टेल कीवर्ड को लिखा तो आपके सामने लॉन्ग के टेल कीवर्ड्स आगे कहाँ पर आगे ऑटो कंप्लीट सजेशंस पर. तो ये भी हमारा एसईओ करने का तरीका है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या चीज ज्यादा चीज सर्च की जा रही है आपके इर्द गिर्द. तो ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च कहाँ से आते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, डिस्कशंस करने से, सर्वे करने से, डेफिनेटली रिसर्च करने से. ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च, वॉल्यूम ऑफ क्यूरीज, हिस्टोरिकल, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, रिलेटेड सर्चेस क्या हो रही हैं, फ्रेजेस क्या चल रहे हैं, सिटी, कंट्री, वर्ल्ड में कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. ये आपकी नीच के ऊपर डिपेंड करता है. आप किस तरह की नीच को लेकर चलना चाहते हैं, किस तरह की चीज को समझना चाह रहे हैं, किस चीज को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. फ्यू द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर गूगल कीवर्ड प्लानर, हमने इसको स्टडी करना है. गूगल ट्रेंड्स, इसको हमने स्टडी करना है. गूगल ऑटो कंप्लीट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाली जो सर्चेज होती हैं ऑटो कंप्लीट्स कहलाती हैं. SEMrush एंड
एहरप्स, इसको हम जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनको हम प्रैक्टिकली तौर पर बारी बारी इन सॉफ्टवेयर को स्टडी और करेंगे। इसको हम शॉर्ट टर्म्स एचरेफ्स कह सकते हैं ना, एचरेफ्स आई थिंक। एचआरएफ्स, हाँ ज्यादातर इसको एचआरएफ्स कहते हैं, एरएफ्स कहते हैं, सर जो भी है एचरेफ्स ना। होते क्या बेसिकली? एचआरएफ्स जो है ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक्चुअली एक ऑनलाइन टूल है जो आपको कीवर्ड के हिसाब से, कीवर्ड वॉल्यूम के हिसाब से, सर्च डेंसिटी के हिसाब से आपको बताता है कि आप अपने कंटेंट के अंदर क्या चीजें यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज मोर रेलेवेंट, इट इज मोर लिंक टू योर वेबसाइट। जो काम गूगल ट्रेंड्स करता है वही सेम यही भी करता है? गूगल ट्रेंड्स जो करता है वो आपको कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके देने की कोशिश कर रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द ये कीवर्ड चल रहे हैं, राइट। जो एचआरएफ्स हैं लाइक वो ये आपको, रनिंग है या नहीं है? अब हाँ हमारे पास बिल्कुल, मोस्टली हम कोई कीवर्ड उठा लेते हैं जो बिल्कुल लाइक डल है and उसका कोई आगे अपकमिंग टाइम में कोई यूजेज नहीं है, उसकी कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो वो फिर हम लाइक अपनी एक वेस्ट ही कर रहे हैं मेहनत अपनी। तो अगर उसे हम गूगल ट्रेंड्स में डाल के थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लें तो एग्जैक्टली लेकिन जो एचआरएफ्स हैं, एचआरएफ्स आपकी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा है। जो ठीक कीवर्ड है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीवर्ड आपने पिछले 10 दिनों में कितना इस्तेमाल किया और उस 10 दिनों में कितने लोगों ने उस कीवर्ड को यूटिलाइज करके आपकी वेबसाइट पर आए, वो सारी डिटेल्स जो है ना वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है एचआरएफ। और वो आपको फिर अगले कंटेंट के लिए बता रहा होता है कि अब आपको ये करने की जरूरत है, अब आपको ये करने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है। ठीक है। गूगल ट्रेंड क्या करता है? एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर नीड, आपकी नीड के एग्जैक्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको निकाल के देता है। व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या, कैसे, क्या, क्यों और हाउ, कैसे। यूजर्स यूज कीवर्ड्स, टाइम, वॉल्यूम, प्लेस, ये तीनों चीजें आपको बताता है कि किस वक्त किसने कौन सा किस वक्त कीवर्ड इस्तेमाल किया है, कितना ज्यादा किया है और वो उसने कहाँ बैठ के किया है, वो आपको बताता है। बेनिफिट्स क्या है? ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपको पता लगते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों पता लगते हैं। ट्रेंड्स कैन बी यूज इन एड्स कैंपेन, ये ट्रेंड्स जो हैं यानी ये गूगल ट्रेंड जो है वो आप अपनी एड कैंपेन में यूज कर सकते हैं, कीवर्ड प्लान कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एड्स डिजाइन, एड्स थीम, एड्स क्वालिटी, एड्स कंटेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोग्राफिकल लाइक एरिया, प्लेस, आप उसके अंदर लेकर चल सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं गूगल ट्रेंड को देखते हुए, हम इसको भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। लेट्स सपोज कि अगर हमने गूगल ट्रेंड को ओपन किया, तो अब हम जाके गूगल को ओपन करते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सके। लीजिए, तो ये है गूगल ट्रेंड, जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कुछ भी, किसी भी वक्त, कैसे भी। बस याद रखिएगा कि यहाँ से आपने पाकिस्तान लोकेशन सेलेक्ट करनी है ताकि आपको पता हो कि ये पाकिस्तान की लोकेशन है। यहाँ पे सर्च करें, मैं सिर्फ लिखता हूँ नो कॉन्फिडेंस आजकल क्योंकि वो चल रहा है। अच्छा जी, नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मैंने लिखा है पाकिस्तान में, ये मेरी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान दे रहा है, ठीक है। पास्ट 12 मंथ्स में करना है तो मैं ये कहता हूँ नहीं, मुझे पास्ट 12 मंथ्स में नहीं करना, पास्ट 30 डेज, पास्ट 90 डेज कर लेते हैं यानी 2 मंथ्स। ऑल कैटेगरीज, कैटेगरीज से क्या मुराद है? इंटरटेनमेंट है, ऑटो व्हीकल्स है, ब्यूटी है। मैं यहाँ पे देखता हूँ न्यूज, न्यूज में आ जाते हैं। अगर वेब सर्च करना है, इमेज के हवाले से सर्च करना चाह रहे हैं, न्यूज सर्च के हिसाब से करना चाह रहे हैं, गूगल शॉपिंग के हिसाब से सर्च करना चाह रहे हैं, यूट्यूब मैं कहता हूँ मुझे वेब सर्च चाहिए अभी सारा कुछ। तो अब ये देखें कि जरा नीचे आए, एक ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है। दिसंबर 27 से लेके 18 ऑफ मार्च तक कंटेंट आपको अभी शो किया जा रहा है। तो दिसंबर 17 2021 पास्ट 90 डेज किया था, तो ये पास्ट 90 डेज ये है पास्ट 90 डेज का डाटा। अब आप अंदाजा लगा लें कि फरवरी 19 से सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस की डिस्कशन शुरू हुई है और मार्च 6 को 0 दफा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मार्च 7 को ये इस्तेमाल हुआ है 19 दफा, फिर 48 दफा, और अब इस वक्त ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है 12 मार्च को 100 टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि
100 इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड नहीं है, ये परसेंटेज शो कर रहा है आपको, ठीक है ना, कि 100% इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर कोई कीवर्ड के ऊपर आप कोई कंटेंट लिखते हैं जो कि आपके सर्च वॉल्यूम में भी आ रहा है, जो कि आपकी सर्च क्यूरी में भी आ रहा है, जो कि आपकी कंटेंट की कीवर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखकर आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। प्लस आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ हुआ है, तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर बलूचिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, फिर पंजाब में इस्तेमाल हुआ है, फिर सिंध में इस्तेमाल हुआ है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल हुआ है। रिलेटेड टॉपिक्स क्या चल रहे हैं? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, एक्टर ऑक्यूपेशन, भावना एक्ट्रेस, रिजल्ट टॉपिक, हेडलाइन टॉपिक्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इमरान खान ब्रेकआउट, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस, ये देखें अब ये लॉन्ग सर्च कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान, उसके बाद है एक्ट्रेस भवाना मेनन, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। सो अगर आप टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो ये लिखा हुआ है शोइंग 1 to 5 टॉपिक्स ऑफ 6 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इवन कि आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ, आप कंपेयर कर लें इमरान खान, ये अब देखें ज्यादा इस्तेमाल क्या हुआ है वर्ड, सेम डेट है दिसंबर 27 2021 और 27 फरवरी को सबसे ज्यादा हमने यूज किया है, ये 100% यूज हुआ है जाके। लेकिन इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 73% यूज हो रहा है 10 मार्च को, लेकिन इमरान खान 100 पे पहुंच चुका था। सो आप कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? रेड की डेंसिटी ज्यादा आ रही है जबकि नो कॉन्फिडेंस की कम आ रही है, तो आप इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रेड की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं, कीवर्ड को समझ सकते हैं, कीवर्ड को लेके चल सकते हैं जिस तरह मर्जी। चाहे मैंने न्यूज़ लिखा हुआ है, न्यूज़ में मैंने ऑल कैटेगरीज कर लेता हूँ, तो ऑल कैटेगरीज में जाके देखते हैं डाटा, इसके हिसाब से इमरान खान का डाटा बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, जबकि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इमरान खान का सबसे डाटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जबकि नो कॉन्फिडेंस का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सो गूगल ट्रेंड हेल्प्स यू इन जनरेटिंग योर कीवर्ड। आपको समझ में आती है कि आपके इर्द गिर्द कौन सा कीवर्ड किस लॉन्ग टेल से चल रहा है और किस लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल कीवर्ड से नहीं चल रहा। तो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड। गूगल ट्रेंड आपको ये समझाता है। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई? उमर साहब जो है मुझे लगता है गायब हो गए हैं। नहीं गायब नहीं है, मैं सुन रहा हूँ चुप करके। या तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। बस कुछ समझ आया, मतलब कुछ नहीं आया तो जो नहीं आया वो नेक्स्ट टाइम मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे नहीं इसको। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल ही स्टार्ट करना है। अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन मैंने आज वाले गूगल वर्डप्रेस वाले टॉपिक को मैंने थोड़ा सा बेसिक टर्म पे कंप्लीट करवा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टडी करेंगे तो फिर हम इसको क्लैरिटी के साथ, डिटेल के साथ, आपके प्रैक्टिस के साथ कर रहे होंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने क्वेश्चन संभाल के रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम मुलाकात करेंगे तो आपके क्वेश्चन को सुन लेंगे। वो अभी पिछले क्वेश्चन नहीं रिजॉल्व हुए आज वो चांस ही नहीं मिला वो आने का, और वो मतलब 1 to 1 उसका। तो नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा ना, शुरू के 30 मिनट्स हम डिस्कस कर लेंगे। वो बेसिकली थोड़ा सा वही मतलब मेरी कुछ क्लासें मिस हुई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा पीछे से भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा आगे से डिस्कस कर लेंगे, तो विच हेल्प्स यू अ लॉट। मैं और उमर साहब पीटीआई के बंदे। ये देख लीजिए कि जिस अदारे में है वो बेशक ना हो तो फिर तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब मुलाकात करेंगे तो फिर अपने क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।